नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसका ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चल रहा है। ठीक है, इस वीडियो और इसके बाद वाले वीडियो में आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदुओं में विवाह के कितने परस्परात्मक स्वरूप माने गए हैं? 16, 12, 8 या 5? तो हिंदुओं में कितने स्वरूप माने गए हैं विवाह के? तो हिंदुओं में माने गए हैं 8 स्वरूप। ठीक है, और देखिए वो 8 स्वरूप कौन कौन से हैं, आपको उनके नाम भी पता होने चाहिए। तो जो हिंदुओं में, देखिए हिंदुओं में संस्कार कितने होते हैं? हिंदुओं में जो संस्कार है वो 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, और हिंदू धर्म में जो विवाह संस्कार है उसके कुल 8 परंपरागत स्वरूप माने गए हैं। वो कौन कौन से स्वरूप है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इसको कहीं पर नोट करते जाइएगा, आप अपने शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, आप देखिए जो बड़ी बड़ी वीडियोस होती हैं या कोई भी वीडियो है यूट्यूब से, आप बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं कर सकते हैं। आपके रिवीजन के लिए ज़रूरी होता है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, यही शॉर्ट नोट्स होते हैं जिनको आप अपने एग्जाम से जस्ट पहले 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, और यही जो शॉर्ट नोट्स हैं आपको एग्जाम क्लियर कराते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप नोट करिएगा। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ठीक है, तो कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार। नेक्स्ट वीडियो देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? ठीक है, एड्स, HIV, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, TB, माइक्रोबैक्टीरियम या हैजा, इन्फ्लुएंजा। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। तो इसमें कौन सा है आपका? इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी, हैजा, इन्फ्लुएंजा। देखिए जो हैजा रोग है ये विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, देखिए जो एड्स है ये HIV वायरस के कारण होता है, जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, TB है TB माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है, लेकिन जो हैजा है ये हैजा इन्फ्लुएंजा के कारण नहीं होता है। ये किसके कारण होता है? हैजा आपका विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 28 दिन के अंडाशयी चक्र के अंडजनन कौन से दिन होता है? अब बोला 28 दिन के अंडाशयी चक्र में जो अंडजनन है वो किस दिन होता है? प्रथम दिन, 14वें दिन, 5वें दिन या 28वें दिन? तो ये कब होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 14वें दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? ए, यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधाएं आ सकती हैं। बी, यह एक प्रकार का विषय है इसलिए इसे पढ़ाना चाहिए। सी, इससे बच्चों का मनोरंजन होता है। या डी, उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन आपका है इससे बच्चों का मनोरंजन होता है, ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, और अगर ये नहीं है तो फिर आपका उपयुक्त सभी भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से ज़्यादा सटीक कौन सा है? इसमें से आपका ज़्यादा सटीक है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भावना उत्पन्न होती है? 1 से 1.5 वर्ष में, 1.5 से 2 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष में या 3 से 4 वर्ष में? तो कब होती है? देखिए बालक जो है उसमें ईर्ष्या भावना 3 से 4 वर्ष में पैदा होने लगती है। ठीक है, वो धीरे धीरे इस प्रकार के भावों को समझने लगता है। देखिए ईर्ष्या है, जो ईर्ष्या के मूल में जो भाव है वो होती है अप्रसन्नता, और इसकी जो उत्पत्ति है वो क्रोध से होती है। देखिए लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ईर्ष्या अधिक होती है। लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था में ईर्ष्या का अंकुरण बालक में प्रारंभ हो जाता है। अन्य अवस्था की अपेक्षा जो ईर्ष्या की मात्रा है वो 3 से 4 वर्ष की अवस्था में अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण निम्न है। पेरिकॉर्प, रेनिन, क्यूटिकल या एपिमाइसिन? तो क्या है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्यूटिकल। ठीक है, जो अंडे के छिलके की जो संरक्षण आवरण है वो क्या है? क्यूटिकल है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट जिसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, लौह तत्व एवं कैल्शियम, लौह तत्व या कैल्शियम। तो ये क्या है आपका, ये कौन सा होगा आपका? ये आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लौह तत्व एवं कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फलों में पाई जाने वाली शर्करा कहलाती है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या लैक्टोज। तो ये आप प्रीवियस वाले जो प्रैक्टिस सेट था उसमें ही पढ़ चुके हैं। जो फलों की शर्करा होती है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी फ्रक्टोज। नेक्स्ट देखिए, बियर में सुरासार या अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। आपसे पूछ रहा है बियर में कितने परसेंट अल्कोहल पाया जाता है? 22%, 3%, 40.50% या 55%। तो बियर में कितना अल्कोहल होता है? बियर में अल्कोहल होता है 3%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। आप सोच रहा है जो प्राणी भोज्य पदार्थ है और वनस्पति भोज्य पदार्थ है उनके द्वारा क्या प्राप्त होता है? खनिज लवण, वसा, प्रोटीन या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, खनिज लवण, वसा और प्रोटीन ये तीनों ही चीजें प्राप्त होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम में विकृत हो जाती है? ठीक है, एंजाइम में जो है वो विकृत हो जाती है। अपूयन, वर्णहीन करना, निर्जलीकरण या अचार बनाना। तो आपसे पूछ रहा है जो खाद्य जो संरक्षण है, मतलब जो फलों को एक जो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं ये कोई प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है ये लंबे समय तक के लिए सुरक्षित किए जाते हैं, उसी को कहते हैं खाद्य संरक्षण। तो आपसे पूछ रहा है इस विधि में कौन सी जो एंजाइमें हैं वो विकृत हो जाती हैं। ठीक है, तो कौन सी होती है? वो होती है आपकी निर्जलीकरण। नेक्स्ट देखिए, जैली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैली से जो नमी है आपकी उसका ह्रास हो जाता है या उसकी क्षति हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं डेक्स्ट्रीनाइजेशन, रिट्रोग्रेडेशन, मार्बलिंग या सिनरेसिस। तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं सिनरेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ब्यूटिक एसिड या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सिरके में आपका कौन सा पाया जाता है अम्ल? आप सभी को पता होगा कि सिरके में आपका एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित रखना कहलाता है शार्प फ्रीजिंग, डिहाइड्रो फ्रीजिंग, स्लो फ्रीजिंग या त्वरित फ्रीजिंग। क्या कहलाता है? तो जो फल और सब्जियां हैं उनको उनके जो मूल भार है उससे 50% तक सुखाकर, यानी कि जो फल और सब्जियां हैं इनको जब सुखाने का जो प्रोसेस है इनको तब तक सुखाया जाता है जब तक ये अपने भार के आधे ना हो जाएं। ठीक है, और उसको सुखाकर उसके बाद जो फ्रीज किया जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो आपकी प्रक्रिया है ये आपकी कहलाती है डिहाइड्रो फ्रीजिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, कबूतर छाती रोग या अस्थि विकृति। तो क्या हो जाता है आपका? ऑस्टोपोरोसिस होता है। ठीक है, वृद्धावस्था में जो कैल्शियम की कमी होती है इससे ऑस्टोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, एक शिशु को स्तन्य मोचन पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु है क्या है? 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने या 7 महीने। तो ये क्या है? ये है आपकी 6 महीने। ठीक है, क्योंकि 6 महीने से पहले तक क्या होता है? 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ जो उसकी माँ है उसका दूध ही दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है प्रार्थना गीत के साथ, फिल्मी गाने के साथ, भाषण के साथ या लड़ाई के साथ। तो ये किसके साथ होता है? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है।
जो आपके जो स्कूल्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़, आश्रम टाइप के शिशुशालाएं, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होती है, जब बच्चे पहुँचते हैं सबसे पहले वहाँ पर प्रार्थना या प्रेयर होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास का क्रम है ए धड़, पैर, गर्दन, सिर या मुख, बी मुख, गर्दन, धड़, पैर या शरीर, सी सिर, मुख, गर्दन, धड़ या पैर, या डी इनमें से कोई भी नहीं। आपसे पूछ रहा है कि जब गर्भाशय में बच्चा होता है तो सबसे पहले उसका कौन सा अंग बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है। ठीक है, आप सोचा सबसे पहले क्या बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, इस तरह से आपसे क्रम पूछ रहा है। तो देखिए, आपने पहले के वीडियोस में देखा था कि जो बच्चा है, जो गर्भाशय में जब शिशु होता है तो सबसे पहले उसका जो ऊपरी भाग है शरीर का, उसका विकास होता है। तो सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले सिर बनता है, फिर मुख बनता है, उसके बाद गर्दन बनती है, उसके बाद आपका धड़ बनता है, और सबसे आखिरी में पैर बनते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। ठीक है, आपके हरलॉक थे, इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है, शैशवावस्था की जो आयु है वो क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 1 वर्ष तक, या गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। तो इसकी आयु क्या है, तो जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था कब से कब तक होती है, शैशवावस्था आपकी होती है जन्म से 2 सप्ताह तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब है वृद्धि, विकास, दोनों, या मानवमितीय। तो क्या है इसका, देखिए शारीरिक जो परिणामों में बढ़ोतरी है इसका मतलब होता है वृद्धि। ठीक है, विकास आपका एक अलग डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो विकास है ये आपका एक अलग प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ, तो 1.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष में, 2 वर्ष में, या 3 वर्ष में। तो कब कर लेते हैं, इसका है ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष में। देखिए, जो लगभग 2 वर्ष की आयु में बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख लेता है, और इस आयु में वह मल मूत्र पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं, और विकास क्रम में बालक मल त्याग की क्रिया पर नियंत्रण पहले और मूत्र त्याग की क्रिया पर नियंत्रण बाद में सीखता है। देखिए क्या होता है कि जो बच्चा है वो यूरिनेशन, जो उसको टॉयलेट बाद में बता पाता है, लेकिन वो अपना जो मल त्याग का प्रोसेस है, ठीक है, वो पहले बताना सीख जाता है। और मल मूत्र नियंत्रण स्नायुविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। बालक को मल मूत्र नियंत्रण की शिक्षा उस समय से प्रारंभ कर देनी चाहिए जब बालक बिना किसी सहारे के आसानी से बैठने लगे। सामान्यतः शिक्षा 8वें माह से प्रारंभ कर देनी चाहिए। लेकिन लोगों को लगता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा उसको तब चीज़ें सिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वही चीज़ें धीरे धीरे बच्चों की हैबिट में आने लगती हैं। तो जब बच्चा ठीक से बिना किसी सहारे के बैठने लगता है तो उसकी मांसपेशियां इतनी परिपक्व हो जाती हैं कि वो इस तरह के सेंसेशंस को समझ पाए और उनको इशारों में या किसी भी तरह से अपने पेरेंट्स को समझा पाए। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आपसे पूछा है एक तत्व सिद्धांत है जो बुद्धि का, उसके प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन, बकिंघम, टर्मन, या अल्फ्रेड बिने। तो कौन है इसके जो प्रतिपादक हैं, वो हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड बिने। ठीक है, और देखिए इस सिद्धांत का समर्थन तथा इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों को है, और बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। देखिए यहाँ पर जो एक तत्व सिद्धांत है इसके कौन है, अल्फ्रेड बिने हैं, लेकिन जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, स्पीयरमैन। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट देखिए, यह मूल्य का एक साधन है। क्या इन चारों में से मूल्य का एक साधन है, भाषा, संस्कृति, स्त्री, या पुरुष। तो क्या है, देखिए जो आपकी भाषा है ना, ये आपके मूल्यों का एक कारक होती है।
ठीक है। मनुष्य के जीवन में भाषा का बहुत महत्व होता है। भाषा मानव को अन्य जो प्राणी हैं उनसे अलग बनाती है, और समाज में रहने के कारण हमें अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने और दूसरे के विचारों को स्वयं समझने की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसका माध्यम क्या है? भाषा ही है। नेक्स्ट देखिए, शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास है। क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, रचनात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो ये क्या है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक विकास। ठीक है। और देखिए, जो क्रियात्मक विकास है इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जो शरीर की विभिन्न मांसपेशियां हैं इनका जो विकास है ये क्रियात्मक विकास की श्रेणी में आता है। और देखिए, क्रियात्मक जो विकास है इससे तात्पर्य पेशीय नियंत्रण से होता है। ठीक है। जो क्रियात्मक विकास है इसका जो अर्थ है वो है पेशीय नियंत्रण। और जो पेशीय नियंत्रण है जन्म के समय तथा उसके बाद भी कुछ समय तक बच्चे नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे विकास के साथ जो पेशीय नियंत्रण की क्रिया है ये प्रारंभ हो जाती है। देखिए, क्रियात्मक विकास है ना, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। कुछ विशेषताएं इसकी क्या है? जैसे क्रियात्मक विकास जो है वो निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। ठीक है, ये एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है, क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और इसमें नेक्स्ट है आपका बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर होता है। जो क्रियात्मक विकास है आपका ये बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर होता है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक विकास मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। और आपका लास्ट है, क्रियात्मक विकास में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती हैं। देखिए, जो इसकी विशेषताएं हैं ये भी आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और ये आपके सिलेबस के जो इनडायरेक्ट पॉइंट्स होते हैं उनमें से एक है। देखिए, सीधे से याद रखिएगा, जो क्रियात्मक विकास है ये एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर होता है, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है, और इसमें वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है। श्वासावरोध, जन्मजात असमानताएं, संक्रमण या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इसमें जो सभी आपकी तीनों ही है ना कारण, ये सभी क्या है? प्रथम 4 सप्ताह में, यानी कि जब बच्चे के जन्म के बाद जो पहला महीना होता है उसमें जो उसकी मृत्यु हो जाती है उनके कारण ये सभी हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करिएगा और शॉर्ट नोट जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि यही आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होंगे। वीडियो देखने पे थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।